सारे ही कॉलेजेस में ये चीज़ हो रही है और Yes, सेम sir. टाइम हो रही है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो ये और आने वाले समय में और दिक्कत बढ़ेगी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे रीजंस की। तो देखिए, Yes, सबसे sir. पहला जो रीजन है दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ कि टेक्नोलॉजी है क्या, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में मुद्दा है, बहुत बड़ी एक यूनिट है। इवन इस पर एक बुक लिखी जा सकती है कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी। मगर यहाँ पर हम ये बात समझ लें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कुछ भी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है, या आपके डेली रूटीन के जो टास्क होते हैं उनको फास्ट करने में आपको हेल्प कर रही है। इट मे बी एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, इट मे बी एनी काइंड ऑफ मशीन, it may be any kind of system, it may be any kind of procedure which is helping you out, that may be referred as technology. So जो टेक्नोलॉजी है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन आए, बहुत जल्दी से टेक्नोलॉजीज बदली हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बदली हैं। एक समय था जब हम नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए जापान की तरफ देखते थे, रशिया की तरफ देखते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब भी स्टिल हम 4G अभी यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। बाकी के जो देश हैं, जैसे अभी जापान पे बात करें हम, तो 6G 7G चल रहा है वहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है। बहुत सी टेक्नोलॉजी में वो हमसे सैकड़ों साल आगे हैं। मतलब जो टेक्नोलॉजी हम सोच नहीं सकते हैं वो जापान इस समय दे रहा है। तो अब भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें दूसरे देशों से हमें पीछे करती हैं। लेकिन फिर भी एक्सपेंशन हुआ है, और कुछ टेक्नोलॉजी जो पहले हम दूसरे देशों पे ही आश्रित थे वो आज हम अपने देश में बनाने लगे हैं, ठीक। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस में उछाल आया है, इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ा है, क्योंकि कंपनीज नई नई टेक्नोलॉजीज को लेके जो उत्पाद क्रिएट करती हैं वो दूसरे देशों में जाके अपना मार्केट बनाते हैं, और उसी की वजह से ही दो देशों के बीच में ट्रेड या व्यापार शुरू होता है, ठीक है। चाइना ने जिस तरीके से इंडिया में एंट्री करी, और मोबाइल फ़ोन मार्केट जहाँ पर नोकिया और सैमसंग को ही लोग पूछा करते थे आज से 10 या 20 साल पहले, वहाँ एकदम से आपने देखा कि नोकिया गायब ही हो गया, और सैमसंग को भी अच्छा खासा लॉस हुआ मार्केट से। बिल्कुल सैमसंग भी बहुत ही कम शेयर मार्केट में रह गया इंडियन मार्केट में, और MI, ओप्पो, ये सारे फ़ोन मार्केट में आने लगे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बिजनेस को ही बता रहा है कि इतनी जो कंपनियां आई हैं मोबाइल फ़ोन मेकर्स की, वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है जो पहले बहुत महंगी थी, अब वो कम रेंज में या कम पैसों में उपलब्ध है, तो कंपनीज उसको लेकर अपना प्रोडक्शन कर रही हैं। सेकेंड है बिजनेस इज बिकमिंग मोर ग्लोबल। इस पर हम बात कर ही चुके हैं कि पहले डोमेस्टिक बिजनेस से कंपनी स्टार्ट करती थी, डोमेस्टिकली उसको प्रोड्यूस करके बेचा करती थी, फिर इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ एक या दो देशों में मतलब बिजनेस को एक्सपोर्ट किया करते थे, और आज की डेट में टोटली ग्लोबल अप्रोच कंपनी लेके चल रही है, जिसमें उनका मकसद ये होता है कि हम ऐसा उत्पाद बना लें जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो, कुछ स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो करे। स्टैंडर्ड्स मतलब क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो वर्ल्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल हो। तो आप देख भी रहे हैं कि बहुत सारे क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, जैसे ISO 9000, 6 सिग्मा, काइजन, ठीक है। ये सारे जो 5S, ये सब क्वालिटी के नॉर्म्स हैं। तो इनमें कंपनी इनको फॉलो करते हुए प्रोडक्शन करती है, और ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। किसी भी देश में आप जाएंगे तो इनको एक्सेप्टेबल श्रेणी में रखा जाता है। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इज क्विकर। ट्रांसपोर्टेशन का हमने पिछली बार भी एक पॉइंट डिस्कस किया था, और मैंने आपको ये बताया था कि पहले जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो प्रॉब्लम्स थी वो अब ओवरकम हो चुकी हैं। आज की डेट में हम वो प्रोडक्ट ईजिली अपने घर मंगा रहे हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन क्विकर हो चुका है बिकॉज ऑफ एयर सर्विसेज एंड एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑन रेलवेज एंड रोड्स कनेक्शन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्विक हुआ है, आसान हो गया, जल्दी हमारे पास चीज़ें पहुंच जा रही हैं। इस वजह से भी इंटरनेशनल बिजनेस, खासकर जो ऑनलाइन आप देखते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस जिनका पूरा बिजनेस बेटर ट्रांसपोर्टेशन पे ही टिका है। आपने देखा पिछले 5-10 सालों में
कि पिज़्ज़ा बनाने वाली जो कंपनी है पिज़्ज़ा मेकर्स, उन्होंने टैगलाइन भी दे दी कि अगर आधे घंटे में पिज़्ज़ा आपके घर नहीं पहुंचा पैसे वापस। तो किसके बेस पे दे दी? उन्हें मालूम है कि ट्रांसपोर्टेशन उनका अच्छा है और वो आप तक आधे घंटे में पिज़्ज़ा पहुंचा देंगे। तो इसी वजह से ही वो सक्सेसफुल है, इसी वजह से ही उनका बिजनेस चल रहा है। बेटर कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। इंटरनेट की वजह से आज आसान है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कनेक्ट करना, या आपके अगर कहीं बिजनेस के कई जगहों पर है, कई देशों में है, तो उनको इंटरकनेक्ट करना, आपस में जोड़े रखना। बिलीव मी कि अमेज़ॉन इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन शाम को हर दिन मतलब इन दी इवनिंग और इन दी नाइट अमेज़ॉन के हेडक्वार्टर्स में ये रिपोर्ट पहुंच जाती है कि अमेज़ॉन द्वारा आज दुनिया के किस किस शहर में, किस किस देश में क्या क्या प्रोडक्ट सप्लाई किए गए, ताकि वो अपनी इन्वेंट्री मेंटेन कर सके। अगर उनको कोई ऑर्डर देना है पहले से उसको लगा सके, पहले से उसको दे सके। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ बेटर कम्युनिकेशन आज की डेट में, वरना वो एक दिन भी सस्टेन नहीं कर पाएगी कंपनी, एक दिन भी नहीं चल सकती है। ओला, उबेर, आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज देख रहे हैं आज की डेट में, जायंट कंपनीज हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके एक ऑर्डर पे ही तो टिकी है। आपने मोबाइल फ़ोन से वैन या गाड़ी कैब बुक करी और वो अगर सही समय पे ना पहुंचे तो उनका मार्केट कितने दिन रहेगा? लोगों के बीच में वो अपनी पोजीशनिंग कैसे कर पाएंगे? जरा सोचिए इस बारे में। ठीक है, कि घर बैठे बैठे वो बिल्कुल ड्यू टाइम पर आपके घर पे नॉक कर देता है ड्राइवर कि गाड़ी आ गई है और आपने बुक कराई थी, जहाँ चलना है वहाँ चलिए। उनका अगला भी बुक है, मतलब ये नहीं है कि वो आप पे निर्भर है। आपको अगर 1 घंटा लगना है कहीं पे ड्रॉप करने में, तो 1 घंटे बाद की बुकिंग भी उनके पास है। ये पूरा का पूरा जो है ऑल कम्युनिकेशन बेस्ड, नेटवर्क बेस्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें साथ में, तो इंटरनेट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो पाई हैं क्योंकि इंटरनेट में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। ये बात हम कर ही चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट आर मोर कंड्यूसिव फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशंस। देखिए, डोमेस्टिक ऑपरेशंस में हर चीज़ की एक वेटेज है। जब हम बात करते हैं ना टोटल कॉस्ट की, तो होता यह है कि जब इंटरनेशनल बिजनेस में आप बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कम्युनिकेशन कॉस्ट, कम्युनिकेट करने में और सूचना को आदान प्रदान करने में जो खर्चा आ रहा है, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है in international business, not in the domestic business. Why in the international business? Suppose you are in India and you need to transport or you need to export some product in Japan market, in US. तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत दूर है, आप बाई एयर भेजेंगे या बाई शिप भेजेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होगी, अच्छी खासी इन्वॉल्व होगी, उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है, जो एमआरपी है, दैट में चेंज। कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपये का आप यहाँ बना रहे हो और उसको अगर जापान में बेचना है, तो पहली बात तो शिप के थ्रू अगर आप जापान में भेजेंगे, अच्छा शिप भी एक वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल मतलब है कि वो 2-4 दिन में ख़राब होने वाला है, 1 हफ्ते में, तो उसको हम बाई एयर भेजेंगे तो वो खर्चा डबल हो जाएगा। तो आप 100 रुपये का आइटम बना रहे हो और किसी देश में आपको बेचना है, तो पता चला कि 50-60 रुपये एक आइटम को जापान भेजने में या यूएस भेजने में आपको खर्चा आ रहा है। तो आप देखिए कि आइटम की जो कॉस्ट है 100 रुपये से सीधे डबल हो गई, 200 रुपये। ये खेल है, ये एक एक बहुत बड़ा एक इसका रोल है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का और कम्युनिकेशन कॉस्ट का इन इंटरनेशनल बिजनेस। लिबरलाइजेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, इस पर हमने पिछली बार भी बात की थी कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट है हर देश में वो लिबरल हो चुकी है, वो उदारीकरण की तरफ जा रही है। बहुत से एसोसिएशन हमारे सामने हैं, एसोसिएशंस जो रीजनल ग्रुपिंग्स भी हम कहते हैं,
जैसे EU, यूरोपियन यूनियन, जैसे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रिपब्लिकन कंट्रीज, या नाफ्टा, ठीक है, एशियान। तो ऐसे जो ग्रुप्स बन गए हैं बेसिकली, इनको बनाने का जो मकसद है वो भी यही है कि इनके बीच में जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, वो आसानी से हो सके, बिना टैक्सेशन के, बिना बैरियर के हो सके। और हर देश इन ग्रुप में जो भी देश है शामिल, वो आपस में बैरियर फ्री ट्रेड कर सके। बैरियर फ्री का मतलब है कि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश को हर्डल इम्पोज नहीं करेगा, कोई भी बैरियर नहीं देगा। यूरोपियन यूनियन में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके बीच में कॉमन करेंसी है यूरो, और उसी में ही ट्रेड होता है। तो इस बात की भी उनको कोई चिंता नहीं रहती है, जैसे हम इंडिया से अमेरिका में कोई चीज़ भेज रहे हैं तो आज रुपये का रेट अलग है, कल अलग हो जाएगा, तो हमें कल घाटा भी हो सकता है, हमें कल फायदा भी हो सकता है। ये हमारे लिए टेंशन का विषय है। बट EU यानी यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए नहीं है। उन्हें मालूम है एक ही करेंसी है, आज भी वही भाव है, कल भी वही भाव है, तो आसानी से वो ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर लोकल गवर्नमेंट बैरियर्स, सॉरी, लोअर गवर्नमेंटल बैरियर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्स इनेबल। आज की डेट में देखिए सरकारें भी आपस में मिलके, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो जब से सत्ता में आए हैं, उनका एक मुद्दा ये भी रहा है कि वर्ल्ड टूर पे निकलते रहें और हर देश के साथ जाके मित्रता करते रहें और इस तरीके के संबंध स्थापित करें कि भाई उनसे हमें कुछ मिले, हमें उनसे कुछ मिले, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का पॉलिटिकल गिमिक है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पर दो देश आपस में मिलकर कुछ ऐसे मुद्दों पर समझौता करते हैं कि जिससे दोनों ही देशों को फायदा हो। और जब वो समझौता करते हैं तो देखिए सरकार या मिनिस्टर या प्रधानमंत्री आके वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे, उसका सीधा सीधा जो फायदा होता है वो कंपनीज को जाता है। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन देशों में, वो आके उस चीज को आगे फैसिलिटेट करते हैं, ना कि गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स? ओके, यस सर। देखिए इतने ओके, इतने सारे हमने इसमें फायदे डिस्कस किए हैं, इतने सारी हमने बातें डिस्कस की है इंटरनेशनल बिजनेस की, मगर आसान भी नहीं है। हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, दो साइड होती है, एंड वन साइड इज द प्रॉब्लम्स, द हर्डल्स। हर्डल क्या हो सकती है? अब हर्डल तो किसी भी सेंस में आ सकती है, लेकिन जो अक्सर देखी गई हैं, जो पाई गई है कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या क्या फेस करती है कंपनीज प्रॉब्लम, वो हम देख सकते हैं। सबसे पहले जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल इश्यूज। भारत और चाइना के बीच में क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है इस समय? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, ठीक है। अब आप देखिए, अच्छा खासा ऐसा नहीं है कि हमारे चाइना से कभी बिजनेस नहीं किया या चाइना से संबंध खराब रहे। चाइना का हमारे इंडियन मार्केट में जो कहते हैं ना रूट्स तक, जड़ों तक बिजनेस चाइना ने पकड़ा हुआ था, आज भी पकड़ा हुआ है बहुत सी जगहों पर, लेकिन अभी फ्लो नहीं है गुड्स का, सर्विसेज का फ्लो नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो सही नहीं है। हमारे बॉर्डर पर जो भी चीज़ चल रही है, जो भी बातें हो रही हैं डेली बेसिस पे, उसका इम्पैक्ट देखिए किस पे पड़ रहा है। उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है दो देशों के बीच में बिजनेस पर, ठीक है। अब आप ये सोच के चलिए कि अभी 2-3 साल पहले ही, 2 या 3 साल ही हुए, MI कंपनी ने, जो चाइनीज कंपनी है,
फ़ोन बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तैयार करे थे, गुजरात में, महाराष्ट्र में अपनी फैक्ट्रीज लगाई फ़ोन बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब चूंकि चाइना से डिस्प्यूट हो गया या डिस्प्यूट चल रहा है तो उनका बिजनेस भी सफ़र हो रहा है। ये पॉलिटिकल फैक्टर्स है। नॉर्थ कोरिया अपने आप में आप देखते हैं कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है। वहाँ का जो शासक है किम, तो कुछ ना कुछ वहाँ से डिस्प्यूट चलते रहते हैं आपस के देशों में। अमेरिका अपनी दादागिरी अलग दिखाता है, उसके दूसरे देशों के साथ में डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर सबसे पहले आते हैं जो एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेसेस में। सेकंड, हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड हाई कॉस्ट। हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एक समय था जब ये बिजनेसेस, इंटरनेशनल बिजनेस की हमने बातें शुरू की थी आज से 10 या 15 साल पहले या 20 साल पहले, तो आसान था बिजनेस की तरफ आना, उसको क्रिएट करना, बढ़ाना। लेकिन हुआ क्या, जैसे वो भेड़ चाल होती है ना, एक कंपनी ने अपना सेटअप तैयार करा, उसके पीछे पीछे 10 और आ गई। हमारे ज़माने में, मेरे समय में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, when I was at young age and was doing BSc and MBA, so I found that there are only 2 or 3 companies which make the mobile phones. Samsung was one, Nokia was the leader, and one more, I think, Motorola. Motorola phone were there. Hardly we find any other brand. 3 or 4 brands were there. So you have to select whatever phone you want to purchase from these brands only. Now what is the scenario today? You just go to any shop of mobile phone, you will find n number of brands available. Along with these, it's a problem of choice that which one to select. But what is happening, that all the companies, in lieu of getting more and more profits, try to take the advantage of the leverages which the government is giving, try to capture the market as much as they can, and they are, in the mobile phone market. Same is with any other sector also. Why to talk about mobile phone? Take the automobile sector. आज से 20 साल पहले अगर हम कार मेकर्स की बात करें, टाटा की गाड़ी आती थी, सबसे पहले मारुति की आती थी, Hyundai ने लॉन्च करा सेंट्रो, तो Hyundai आने लगी, कुछ समय बाद टाटा की गाड़ियां आने लगी, ठीक है। तो देखा महिंद्रा की गाड़ियां आती थी, 4 मेकर्स थे इंडियन जो गाड़ियां बना रहे थे। फॉरेनर अगर ब्रांड हम बात करें फॉरेन के, तो Hyundai वाज द वन। लेकिन अभी क्या, आज की डेट में देखिए दुनिया भर के ब्रांड्स हैं। किया इज वन ऑफ देम, मॉरिस गैराज इज वन ऑफ देम, वॉक्सवैगन, स्कोडा, फिएट, फोर्ड, सेवरल अदर ब्रांड्स। तो इतने सारे आपके पास ब्रांड्स हैं, ऑटो मेकर्स वाले भी इतने सारे हैं। Even the BMW and Mercedes have their launchings for India. They have reduced the cost of their cars and launched the cars in Indian market. So this is happening. So somehow कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो मीट आउट नहीं हो पा रही है। कंपनी आके बिजनेस शुरू तो कर दे रही है, लेकिन जब उसका खर्चा आ रहा है 1-2 साल बाद, उसको बेचने में जो खर्चा आ रहा है, जो लागत लग रही है, वो मीट आउट नहीं हो पा रही है। तो कंपनी अपना बोरिया बिस्तर करके समेट के जा रही है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। आपको याद होगा बरेली में शेवरोले का आपने देखा होगा, अगर कभी सीपीगंज वाले रोड पर आए हैं, शेवरोले का शोरूम था, याद है किसी को? शेवरोले गाड़ी का, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा वॉक्सवैगन का भी था, आज भी है या पता नहीं, नहीं है, आई डोंट नो। तो फोर्ड का भी था, है ना, फोर्ड का भी था, फोर्ड का था, यस, ठीक। तो अभी किधर है? तो अभी क्या है, बहुत सारे बंद हो गए, शेवरोले का बंद हो गया, उसकी जगह किया का खुल गया। अब ये देखिए कितने समय तक रहते हैं, तो क्योंकि कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं है उस लागत को मीट आउट कर पाना, इसीलिए वो बिजनेस शुरू तो कर दे रही है, लेकिन इट्स क्वाइट टफ टू सस्टेन, दैट्स व्हाई दे मूव ऑन। टोयोटा भी है, अभी एक्सपेंड तो कर रही है बिजनेस। जो अच्छे चल रहे हैं वो तो हैं, मैं बता रहा हूँ, जैसे शेवरोले वगैरह ये बंद करके चले गए, शेवरोले का शोरूम नहीं है इंडियन मार्केट में, अब मेरे ख्याल से उनका कुछ रह भी नहीं गया है।
और दे आर आउट ऑफ द इंडियन मार्केट, बंद ही हो गया एक तरीके से। फिर है एक्सचेंज इनस्टेबिलिटी, प्रॉब्लम विद इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सचेंज इनस्टेबिलिटी। अभी मैं आपको जैसे बताया कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं किसी देश के साथ में, तो हम रुपए में डील कर रहे हैं, रुपए के साथ है, and the other party with whom we are doing the business, suppose in dollars. Today is the rate, say 65 rupees पर डॉलर, रुपी का अगर इवैल्यूएशन आ रहा है, ठीक है। और अगर हमने आज की डेट में कोई बिजनेस किया और पैसे हमें कल देने, या हमने साइन आज किया है, ऑर्डर आज दिया है, पैसे अगर हम कल तक दे रहे हैं, कल हो जाता है 67, लॉस इज अवर्स, because for every dollar we have to pay 2 rupees extra and this is a loss for us। और यहाँ तो $1 की बात हो रही है, जहाँ पे $1 लाख का बिजनेस रोज हो रहा है, $10 लाख का बिजनेस रोज हो रहा है, कंपनीज बड़ी बड़ी हैं, वहाँ जरा इनके लॉसेस को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक्सचेंज इनस्टेबिलिटी है। इंटरनेशनल बिजनेस में जंप करना आसान है, मगर जो रोज के फ्लक्चुएशन है, ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस के, गोल्ड प्राइसेस के, एक्सचेंज रेट्स के, ये सारे कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहे हैं। फिर बात आती है एंट्री रिक्वायरमेंट्स। एंट्री रिक्वायरमेंट, कैन एनीवन हाईलाइट दिस पॉइंट, एंट्री रिक्वायरमेंट, व्हाट इज इट, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट, एनीवन? एंट्री रिक्वायरमेंट्स। सर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं, मतलब बेसिकली कुछ फंड वगैरह, या फिर हमें उसके रिकॉर्डिंग हमें रूल चाहिए होंगे। हमें कहीं बिजनेस करना है तो उसकी वहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की तरह यहाँ या वहाँ का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। यमन, क्लियरेंस लेना, क्लियरेंस लेना पड़ता है। देखिए मैं बताऊं आपको, दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनके जो नॉर्म्स हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इंडिया में तो कुछ नहीं। इंडिया में तो अगर आपको बिजनेस करना हो, कोई भी आलतू फालतू कोई भी बिजनेस आके आप शुरू कर सकते हो इजीली, थोड़ा बहुत पेपर वर्क करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी को खिला दो, बिजनेस स्टार्ट। लेकिन बाहर के जो देश हैं, बहुत से देश ऐसे हैं जो बहुत ही ऑनेस्ट हैं, वो ना तो करप्शन लाते ना करप्शन करते, और जो कह दिया गया कि साहब ये हमारे यहाँ नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देके अगर आपको बताऊं, जर्मनी, कोरिया, ठीक है, इन देशों में आते हैं जहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में 4 व्हीलर के लिए सेफ्टी से जुड़े हुए नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, सेफ्टी से जुड़े हुए। कभी भी आप देखिएगा, जो मारुति इतनी बड़ी इंडियन मेकिंग कंपनी है, मारुति की जो गाड़ियां हैं, स्विफ्ट, वैगन-आर वगैरह या ऑल्टो वगैरह, ये किन देशों में एक्सपोर्ट होती हैं? ये इन देशों में एक्सपोर्ट नहीं होती है, अमेरिका में और जापान में। ये एक्सपोर्ट होंगी तो नेपाल में, भूटान में, डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग में, ठीक है, जहां पर सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं है। सस्ता है साहब, खरीद लो। वो कंपनीज, वो देश ऐसे कबाड़ गाड़ियों को नहीं खरीदते। मारुति की एक भी गाड़ी आज की डेट में भी, उनके पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो 5 स्टार सेफ्टी नॉर्म्स के साथ हो आज की डेट में भी, और ये सब बेकार गाड़ियां हैं, डब्बे। तो उनके पास क्या है कि अगर ऐसे देशों में आपको निर्यात करना है, एक्सपोर्ट करना है, 300 टेस्ट, 300 टेस्ट वो करेंगे आपकी गाड़ी के ऊपर। 300 जर्मनी में 300 टेस्ट अगर वो पास कर गई गाड़ी एक्सीडेंट से रिलेटेड, तो निर्यात होगा, मतलब वो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। 300 तो छोड़िए, यहाँ 10 टेस्ट भी आपकी गाड़ी इंडियन मेकर्स की वो पास नहीं कर पाती, ठीक है। टाटा की गाड़ी आई है, अब टाटा ने कुछ अच्छी गाड़ियां बनाई हैं, जैसे अभी लेटेस्ट में टाटा की एक गाड़ी है जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली, नेक्सन है। महिंद्रा की गाड़ी है TUV, उसको TUV 300 है शायद, उसको सेफ्टी नॉर्म्स मिले हुए हैं, 4 स्टार रेटिंग में मिली हुई है। ये रेटिंग इंडियन गवर्नमेंट की नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो रैंकर्स हैं वो दे रहे हैं, ठीक है, कि सेफ्टी नॉर्म्स में 5 स्टार रेटिंग। जैसे कि
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में 5 स्टार रेटिंग आती है इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी में। ऐसे तो ऐसे ऐसे बहुत से देश और हैं जो पैकेजिंग को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जैसे स्वीडन, जैसे डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वो बोलते हैं कि साहब आप सामान भेजोगे भेजो, मगर पहली बात क्वालिटी में परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें अगर पैकेजिंग मटेरियल आपने पॉलीथीन का इस्तेमाल करा, प्लास्टिक का इस्तेमाल करा, तो वो शिप पे ही रखा रहेगा, हमारे कंट्री में एंट्री नहीं कर सकता। हमारे यहाँ क्या है, दूध का पैकेट भी आप लेने जाएंगे तो वो पैकेट पन्नी में है, लेकिन एक पन्नी और लेकर घर आएंगे। ठीक है, कोई ध्यान नहीं देता इस बात पर। तो इंडियन जो कंपनीज है जो सामान भेज भी रही है, उनका सामान वहीं रखा रह जाता है पोर्ट पर, क्योंकि वो उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि साहब इस देश में पैकेजिंग के भी इतने सख्त नियम है, हमें फॉलो करने। तो ऐसी गाइडलाइंस बहुत है, बहुत सारे देशों की है। तो ये एंटी रिक्वायरमेंट्स है, मतलब आपको अगर एंट्री करनी है इस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कीजिए, समझे। फिर बात आती है टैरिफ या कोटा की। देखिए टैरिफ क्या है, टैरिफ एक तरीके का टैक्स समझ लीजिए, एक तरीके की आप फीस समझ लीजिए, जो मॉनेटरी भी हो सकती है, जो नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। मॉनेटरी मतलब आपने टैक्स लगा दिया, 100 रुपए की कोई वस्तु है, 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, और 100 रुपए का प्रोडक्ट आप अगर किसी दूसरे देश से मंगाते हैं या भेजते हैं, तो दूसरे देश में उस पर टैक्स लगाया जाता है। 100 रुपए पे टैक्स लगा दिया 80 रुपए, तो कितने का हो गया, 180 रुपए का। आप हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल देखते हैं, हार्ले डेविडसन, या जो स्पोर्ट्स बाइक्स आती हैं, स्पोर्ट बाइक बहुत सी आती हैं, ठीक है, डुकैती वगैरह की, निंजा वगैरह, अगर आपको इंडियन मार्केट में मंगानी है तो निंजा अगर गाड़ी मान ले रहे हैं बाहर फॉरेन करेंसी में 30 लाख की है, तो उस पर टैक्स भी 28 लाख लगा दिया, तो पड़ी हमें 60 लाख रुपए की इंडियन मार्केट में। ठीक, तो ये क्या है, बेसिकली टैरिफ में आ जाएगा कि अगर किसी देश में प्रोडक्ट्स को हमें रेस्ट्रिक्ट करना है। रेस्ट्रिक्ट क्यों करना है, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट खराब ना हो, हमारे इंडियन ऑटो मेकर्स को घाटा ना हो, लोग इतना ना खरीद लें। अगर हम 6-7 लाख की बाइक दे देंगे तो हर गली में, हर कूचे में लड़के इसको लेके घूमेंगे, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो टैरिफ लगा दिया गया उस पर। नॉन मॉनेटरी भी टैरिफ लगा देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि एंटी रिक्वायरमेंट इतनी सख्त कर दीजिए कि आदमी की हिम्मत ही ना हो। जैसे अभी जर्मनी का एग्जाम्पल दिया मैंने कि भाई अगर आपको हमारे देश में अगर आपको एक कार बेचनी है तो हम 250 टेस्ट 300 टेस्ट करेंगे उस पर, सोच लीजिए, भेज दीजिए। अगर आपकी कार इस काबिल है कि भाई उसको 300 टेस्ट झेल जाए और ओके हो जाए तो हम खरीद लेंगे। हिम्मत ही नहीं होगी फिर तो मारुति है या कोई और कंपनी है, वो भेजने के लिए सोचते ही नहीं है फिर। ठीक है, कि हम भेजेंगे तो वो पिट जाएगी या वो उसको ओके नहीं कर पाएगी। तो ये भी टैरिफ बैरियर का पार्ट है। कोटा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया हमने संख्या के टर्म्स में कि ठीक है व्यापार करना है, WTO के नियम है कि भाई कोई भी देश किसी भी देश को रोकेगा नहीं व्यापार करने से, ठीक है हम करेंगे, लेकिन हम एक कोटा लगा देंगे। कोटा मतलब रिजर्व कर दिया, परसेंटेज में कर दिया या नंबर्स में कर दिया। हमने क्या दिया कि साहब हम 10% ही मार्केट का, जो मार्केट कैप्चरिंग है प्रोडक्ट की, उसका सिर्फ 10% हम आयात करेंगे, बाहर से मंगाएंगे। ये परसेंटेज में कोटा हो गया, या नंबर्स में फिक्स कर दिया। जैसे आज से कुछ साल पहले अमेरिकन ऑटो मेकर्स ने जापान को किया था। अमेरिका ने देखा कि साहब जापान से जो गाड़ियां आ रही हैं, कार टोयोटा है, ठीक है, या और भी जापानीज कंपनीज हैं, वो जो गाड़ी भेज रहे हैं तो वो अमेरिकन मार्केट में कैप्चरिंग करते जा रहे हैं। अमेरिकन गाड़ी से, अमेरिकन कार्स हैं, वो बिक नहीं रही हैं, टेस्ला वगैरह की गाड़ियां। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कोटा फिक्स कर दिया, हम जापानीज गाड़ी मंगाएंगे लेकिन साल में 300 से ज्यादा नहीं। तो एक फिक्स हो गया कि 300 इज द कोटा रिजर्व फॉर जापानीज ऑटोमोबाइल टू एंटर इन अमेरिका।
दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दीज आर द प्रॉब्लम। करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक कहते हैं हम जो लिखे लिखाए रूल्स पे चले। हम कहते हैं साहब, जैसे कोरिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जो साहब कह दिया गया है, जो हमारे शासक ने कह दिया वही होगा, उसी के तहत होगा, रिटन वे में होगा, पॉइंट टू पॉइंट हम मिलान करते चलेंगे, चीजें हो रही है नहीं हो रही है, जहां लगेगा नहीं हो रही है, यू हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। करप्शन है, आप देखिए पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है कोरोना से, है नहीं, और हर देश में गवर्नमेंट सीरियस एफर्ट्स कर रही है कोरोना को बीट करने के लिए। इंडिया में ये एक एडवांटेज है, इंडिया में जो हमारे लोग हैं कुछ जो अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उन्हें इसमें भी बहती दरिया में भी हाथ धो लो। अभी कोरोना 4 महीने से है या 5 महीने से है, इसके करप्शन के खुलासे होने शुरू हो गए, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो। कभी कहीं का डीएम सस्पेंड हो रहा है, कभी कहीं का कोई मंत्री सस्पेंड हो रहा है, ठीक है, कभी कहीं का कोई एसएसपी सस्पेंड हो रहा है। क्यों हो रहा है? घोटाले पकड़े जा रहे हैं। घोटाले किसमें? पीपीई जांच किट में, नंबर ऑफ टेस्ट जो किए जा रहे हैं उसमें,